की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर 1984, 9:29 जब देश अपनी नींद से उठा तो अपने सबसे भयानक सपने को अपनी आंखों के सामने देख रहा। इतिहास बदल गया था उस दिन जब हिंदुस्तान की मदर इंडिया कहे जाने वाली इंदिरा गांधी को उन्हीं के निवास में काम कर रहे 2 अंगरक्षकों ने मौत की घाट उतार दिया था। उस दिन सरदार बेअंत सिंह और मैं सरदार सतवंत सिंह को जिंदगी ने उस मोड़ पे लाया जहां हमें अपने कर्म और अपने धर्म के बीच चुनाव करना था। क्या कर रहे हो तुम सतवंत? तुम एक अंगरक्षक हो। मेरी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्म भी है और धर्म भी। नहीं सतवंत, भूलो मत जो तुम्हारे लोगों के साथ हुआ था। भूलो मत वो जून माह के 7 दिन जब इन सियासतदारों ने हमारी हुकूमत, हमारे भाषा पे हमला करा था। तुम्हारा कर्म भी अपने भाइयों का बदला लेना है और तुम्हारा धर्म भी। मासूमों की जान लेना धर्म नहीं है। और तुमने भी तो कितने हिंदुओं को सरेआम मारा है। हमने सिर्फ जवाब दिया है, किसी की जान नहीं ली है। पक्षी भी नहीं। जो तुम लोगों ने किया गुरुद्वारे में उसे जवाब नहीं, अधर्म कहते हैं। सतवंत, मैंने वो किया जो मुनासिब था, जो देश हित में था। सतवंत, मैंने वो किया जो हमारे धर्म के हित में था। सतवंत, मुझे मारने से क्या तुम्हारा दुख कम हो जाएगा? सतवंत, अपने लोगों के लिए, अपने गुरु के लिए मारो सतवंत। नहीं सतवंत, मार सतवंत। सतवंत मार। उस दिन मैंने अपने कर्म के आगे अपने धर्म को चुना। उस दिन मैंने अपने मरे हुए भाइयों का बदला लिया। उस दिन मैंने अपने गुरु की मौत का बदला लिया। उस दिन मैंने सिख समाज का बदला लिया। मैंने 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 देखिए सतवंत जी, कोर्ट ने आपके ऊपर आईपीसी की धारा 126 ए के तहत मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कम्युनल राइट्स, देशद्रोह ऐसे कई आरोप लगाए हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या जो की है, अब ये देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। तो बताओ सतवंत, क्या हुआ था उस दिन? क्योंकि तुम्हारा ये एक जवाब तुम्हारी जान बचा सकता है। देखो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम करा सकूं। तो जो भी बताना मेरे को साफ साफ बताना कि क्या हुआ था उस दिन। ठीक है, अब अगर तुम्हें चुप ही रहना है तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फांसी के फंदे पर लटकने से तुम मैं मेरी भी चाह सकता सतवंत। वैसे सही भी है, तुम जैसे लोग जो अपने काम से पहले अपने परिणाम के बारे में नहीं सोचते, उन लोगों को जीने का हक ही नहीं। तुम्हें पता तुमने क्या किया सतवंत? तुम्हारे इस काम के बाद दिल्ली में दंगे हुए हैं। रूलिंग पार्टी के लीडर को मारने के बाद आज तुम मेरे सामने चुप्पी साध के बैठे हो। अरे मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम जैसे लोग ये धर्म के आगे बेबस कैसे पड़ जाते हो। कुछ सूझता नहीं है क्या? आपकी समझ से परे है वकील साहब। अरे आप ठहरे सरकार के तलवे चाटने वाले। इंदिरा गांधी जैसे दुष्टों को मार के मैंने अपनी कौम को इज्जत बख्शी है। जो उन्होंने किया मैंने उसका जवाब दिया है। यहां तक शहीद भगत सिंह जी ने भी कहा था, खून का बदला खून, और मैंने वही किया। शहीद भगत सिंह, अरे शहीद भगत सिंह जी तो वो जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी थी। अरे तुम जो देशद्रोह के आरोप में मेरे सामने बैठे हो, अरे बेहतर होगा कि तुम अपना और शहीद भगत सिंह जी का नाम तो एक सांस में ना ही लो। भटके राह पे चले तुम सतवंत। न जाने कितने ही लोग
कितने लोग बातों में आ जाते हैं और ये कदम उठा लेते हैं। क्या मिला ये करके? 4 साल से तुम इसी जेल में बैठे हो। अरे जिस धर्म के लिए तुमने ये सब किया, वही धर्म तुम्हारे घर वालों की जान का दुश्मन बन बैठा है। सतवंत, देश संकट में है, जिसका कारण सिर्फ तुम। आज हिंदुस्तान के नाम पे थू-थू हो रही है, जिसका कारण सिर्फ तुम। 30 साल ही हुए थे इस देश को आजाद हुए, लेकिन तुम जैसे लोगों ने इसे बांटने तक की तैयारियां कर ली। आखिर तुम भी ये सियासत के चक्करों में फंसे रह गए ना। सियासत तो मेरे समझ की हमेशा से ही पड़ेगी। मैडम साहिबा हमेशा कुर्सी को आगे रखती थी और हम तख्त को। अरे आखिर क्या फर्क है इस कुर्सी और तख्त में? सोच का। कैसी सोच? वही सोच जिसके फर्क से आज आप इतिहास के उस तरफ हैं और मैं इस तरफ। वही सोच जिसके फर्क से आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं और मैंने यहाँ इतिहास बदल दिया है। सतवंत, ये इतिहास की बातों में मुझे मत उलझाओ। वकील हूं, थोड़ा साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था उस दिन। ये सब जो भी हुआ ना हुआ होता अगर उस दिन सियासत के नाम पे इंदिरा गांधी ने हमें मोहराना बनाया था। मोहरा? कैसा मोहरा? और कौन सी सियासत? कहानी कब शुरू हुई? जब 1977 के स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस ने पंजाब को भारी हार मिली। अकाली दल ने अपनी सरकार बनाई और संदेशा पहुंचाया, जिससे कांग्रेस की नींव हिलने लग गई। इसकी कपकपाहट सीधा दिल्ली तक पहुंची। ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, क्योंकि मैं सतवंत सिंह वहां इंदिरा गांधी का अंगरक्षक तैनात था। ये देखा आपने मैडम, कांग्रेस को केवल 30% वोट मिले हैं पंजाब में। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमें भारी हार मिलेगी। इस वक्त ये सोचना सही नहीं है सरस्वती। तुम देखो, अपने आप को थोड़ा शांत करो, हम तुम्हारे लिए चाय मंगाते हैं। आप यही सोच रही है मैडम, अगर इलेक्शन का यही हाल रहा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी भी कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। सिर्फ पंजाब हारे हैं सरस्वती, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अभी भी हमारी पकड़ मजबूत है। आप जानती हैं, आप अच्छे से जानती हैं मैडम, लोकल पार्टीज इसी तकनीक से अपनी सरकार बना लेंगी। मगर हम इंदिरा गांधी, सियासत हमारे खून में, और हमें पता है कि शतरंज में कौन सी चाल कब और कैसे चलनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? संजय से हमारी बात हुई, उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला। कैसा तोड़? अरे मैडम, अब लोहे को भी तो सिर्फ लोहा ही काट सकता है ना। अकाली दल की ये जीत इसलिए मुमकिन हुई है क्योंकि उन्होंने सिखों को जीता। उनके लिए उनके अपने थे जो उनका सोचे, उनके हित का सोचे। अब हमें वहां पे कोई ऐसा चाहिए जो वहां की जनता को ये बताए कि हम भी उनके अपने हैं। आप कह रही हैं कि हमें पंजाब जीतने के लिए किसी ताकतवर सिख उम्मीदवार की जरूरत है, मगर ऐसा कौन है जो गुरुद्वारा के लोगों के खिलाफ पंजाब में अपनी आवाज उठाए और लोग उसे सुने? आपको तो पता ही है मैडम कि सिखों के लिए गुरु हमेशा से ऊपर रहे। बिल्कुल सही। अरे मैडम, गुरु की जगह भी तो सिर्फ गुरु ही ले सकता है ना। मगर ऐसा कौन है जो अकाली दल को चुनौती देगा? जरनैल सिंह भिंडरावाला, जरनैल दमदमी तहसील का मुखिया। हाँ, मगर मैडम वो कट्टर सिख है और हिंदू विरोधी भी। इस वक्त यही जरूरी है सरस्वती। संजय ने खुद इस पर हामी भरी है। ये दाव उल्टा भी तो पड़ सकता है मैडम। हो सकता है हमारे पीठ पीछे वो हमें ही दोषी ठहराए, वह हिंदू विरोधी दंगे करवाए। आपको तो पता ही है कि कैसे वो पंजाब में पंजाबी के अलावा कोई और भाषा बोलने पर सवाल उठाता है। उसका रवैया हिंदुओं की तरफ किसी तुगलक से कम नहीं है। अगर उसे कमान देती तो हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा, और इस वक्त कांग्रेस इस तूफान से गुजरने के लिए तैयार नहीं है मैडम। लेकिन तूफान के आने पे कुछ पत्ते तो झड़ेंगे ही ना। लेकिन जब तक वो नहीं झड़ेंगे, नए पत्ते कैसे आएंगे? पंजाब को नई सियासत की जरूरत है। अकाली दल वहां रहा तो हमारा वहां पे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हार हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो सिर्फ सलाह दे सकती हूँ मैडम, फैसला तो आप ही करेंगे। फिक्र मत करो सरस्वती, सब कुछ सोच समझ के किया जाए। और मेरे ही नहीं, संजय के हिसाब से भी कदम बिल्कुल उचित। और रही बात दिल्ली की, या हम पर असर होने की, तो दिल्ली तो अभी उनके लिए बहुत दूर है। कब ये दूरी कम हो जाए इसका भी तो नहीं पता ना मैडम। अरे पता तो किसी भी चीज का नहीं सरस्वती जी, लेकिन दिल्ली की कुर्सी पंजाब में आए तूफान से नहीं डगमगाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी नेताओं तक ये बात पहुँचाऊँ और अपनी पंजाब जाने की व्यवस्था भी करती हूँ। मगर संजय जी, तूफान के आने से कभी कभी कुर्सी सिर्फ डगमगाती नहीं, टूट भी जाती है। सियासतदार ने सिर्फ जाल बुना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिसको वो तूफान का नाम दे रहे हैं
कौम के लिए तबाही बन के आया। तो तुम कहना चाहते हो कि इंदिरा गांधी ने खुद अपनी मौत की कहानी लिखी, खुद किरदार बनाए जो उनकी मौत का कारण बने? नहीं नहीं वकील साहब, उन्होंने तो सिर्फ शुरुआत की थी, आगे क्या होगा ये उन्हें खुद नहीं पता था। अरे लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? रमेश जी मेरे गुरु थे, उनके तौर तरीकों में तो हर सिर्फ वाकिफ था, प्रभावित थे लोग उनसे। जरनैल सिंह भिंद्रावाला, उनसे तुम कैसे मिले? अप्रैल में उसी दिन मैं गुरुद्वारे गया था। मेरी बहन का दाखिला हुआ था अमृतसर के बड़े कॉलेज में, तो सोचा उसको गुरुद्वारे में अच्छा निकाला। मैं अमृतसर हरमंदिर साहिब गया, वहां मेरी मुलाकात रमेश जी से हुई। उच्चा कद, कुर्ता के पान, सिखों के सिख थे वो। सत श्री अकाल रमेश जी। सत श्री अकाल सर। और घर पर सब ठीक? सब बढ़िया रमेश जी। ये मेरी छोटी बहन हरमनप्रीत, अमृतसर के बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ इसका, तो सोचा गुरुद्वारे में अच्छा निकाला था। रमेश जी कोई परेशानी? परेशानी नहीं, दुख। क्या हमारे ही लोगों को हमारी भाषा बोलने से शर्म आती है, और फिर ये अंग्रेजों की छोड़ी हुई भाषा के पीछे भागने लगते हैं। दिल पसीज जाता है मेरा। क्या पंजाबी में दिक्कत क्या है? मगर रमेश जी बड़े कॉलेज में तो पंजाबी इस्तेमाल ही नहीं होती। इनके एग्जाम से लेके इनकी सारी किताबें अंग्रेजी में ही होती है। यही तो सोच है सतवंत, लोगों के लिए पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है, लेकिन हमारे लिए पंजाबी हमारा वजूद है, हमारी पहचान है। लेकिन इन अंग्रेजों और सियासतदारों ने दबा के रख रखे अपने जूतों के नीचे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी कौम की कितनी बदनामी होगी। जरनैल जी इतनी सी बात से कौन सी बदनामी? हरमन कितनी बार बोला जब गुरु समान आ गए हो तो जुबान नहीं अड़ाई सकी। रहने दे सतवंत, ये नहीं, इसकी अंग्रेजी किताबें बोल रही है। माफ करना गुरु जी, ये सारी बच्ची है। गलती इसकी है ही नहीं, हमने ही गुलामी की आदत डाल रखी है, और जब ये आदत आज हमें नष्ट करे जा रही है तो बस हम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। आखिर हमारे राज्य, हमारे देश, हमारी मिट्टी में हमारा वजूद ही क्या रह गया है? मगर रमेश जी हिंदुस्तान तो हम सबका है ना। सबका है, लेकिन हमारा नहीं। अगर होता तो एक राज्य तक सीमित नहीं रखते ये लोग हमें। हमारी किताब, हमारे ग्रंथों के बारे में किताबों में छापते, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखते। हमारे लोग भी हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन हमें उतनी इज्जत नहीं मिलती। खैर तू छोड़, तू नहीं समझेगा, तू अपनी बहन को अरदासा करा, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल रमेश जी। सत श्री अकाल। जी ये सब क्या हम सिखों के भी दुश्मन बन गए? और हिंदुस्तान हमारा नहीं, इसका क्या मतलब? हरमन गुरु जी थोड़े कट्टर में चाहते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। मगर भाई जी अगर सोचिए तो इन्होंने भी सही कहा था। हमारी किताबों में नेहरू जी का जिक्र तो है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का नहीं। नोटों पे महात्मा गांधी का तस्वीर तो है, लेकिन भगत सिंह जी का नहीं। उन्होंने भी तो देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी तो देश के लिए खून बहाया था। कभी कभी डर लगता है भाई जी, अगर हम सिखों को फिर से 1947 की तरह घर से निकाल दिया गया तो क्या करेंगे हम? हरमन तो ये फालतू की बातों की फिक्र ना कर। हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा घर है। आखिर हमारे घर से हमें कौन निकालेगा? तू फिक्र ना कर, तू कॉलेज की लेट हो गई। चल मत आ। अपनी बहन को तो समझा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं डर मुझे भी था। डर मुझे भी था कि मैडम, डर मुझे भी था कि हमारी देश से अगर हमें निकाल दिया तो। किसी ने सही कहा है, सेक्युलरिज्म इज ए कर्स, शाप है ये भारत सभ्यताओं का, धर्म का, सबका एकजुट समूह है। लेकिन तुम जैसे लोग तो इसे बांटने में ही तुले हो। ये सब सियासत का खेल है वकील साहब, जिसमें तुम भी शामिल हो। और अपनी इस मूर्खता को ना ये सियासत में छोड़ना बंद करो सतवंत। छोड़ देता, मगर उस दिन कुछ और ही हुआ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन दिल्ली से 3-4 सफेद गाड़ियां आई। मैं गुरुजी के साथ बैठ के खाना खा रहा था कि अचानक एक सफेद गाड़ी से संजय गांधी जी उतरे। चिट्टा कुर्ता, काला चश्मा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो देश के बारे में सोचते हैं। स्वार्थ मानो उनके मुंह पे चढ़ चुका था। बिंद्रावाले जी, जय सिंह जी ने आपसे बात की। ये संजय गांधी हैं, इंदिरा गांधी के सुपुत्र और उनके आने वाली राजनीति के वारिस। जानते हैं मैंने, बैठिए। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के सुपुत्र हैं, फिर भी आप इन्हें जमीन पे बैठने को कह रहे हैं। कहने दीजिए सरस्वती जी, आखिर जमीन पे बैठने में हर्ज ही क्या है? हम भी तो जमीन से ही जुड़े हैं।
खैर, बहुत सुना है आपके बारे में। पंजाब के नौजवान काफी प्रभावित हैं आपसे। सरस्वती जी। जी। मैं एक संत हूँ और एक संत को आप ऐसी चीजें भेंट कर रहे हैं। मैं इन सबसे कहीं ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे कोई काम की नहीं रही। जरूरत मुझे है, लेकिन फायदा हम सबका। पंजाब में गर्मा गर्मी है, अकाली दल की सरकार है और हमें पावर में आना है। तो क्या दिक्कत है? आप जाइए, इलेक्शन लड़िए और जीत जाइए। जर्नैल जी, सियासत इतनी आसान कहाँ है? इसके कई पहलू हैं, कई तरीके हैं। पंजाब के लोगों को नई सोच चाहिए और उस सोच के लिए हमें आपकी जरूरत है। बहुत खूब अपना फायदा समझाया आपने, लेकिन हमारा फायदा? फायदा फायदा ये कि आप हमारे साथ रहें और पंजाब में आपके और निरंकारियों के बीच चल रही लड़ाई में हम आपका साथ देंगे। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। जितना खून बहाना है बहाइए, मगर याद रखिएगा कि दिल्ली की नजर आप पर है। इससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, एक बार के लिए मान लेता हूँ कि मेरे जो मन में आया मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन इस बात का क्या आश्वासन देते हैं आप लोग? मुझे और मेरे लोगों को कुछ नहीं होगा। आप पे कोई अब जबरदस्ती नहीं है। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप हमारे साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। पर अगर हमारी सरकार आती है तो आपकी सुरक्षा मेरा वादा है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? निरंकारियों का खात्मा, गुरुबचन सिंह की मौत। मगर अब पंजाब आपका, जो मन में आए कीजिए, बस उसे दिल्ली से दूर रखिए। ठीक है, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। अब हम तैयारी वहीं से शुरू करें। अब इजाजत दीजिए। गुरुजी, ये सब क्यों? जरूरी है हमारे लोगों के लिए, उनके संरक्षण के लिए। मगर गुरुजी, ये सियासतदान हमें कभी बेच सकते हैं। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जानता हूं सतवंत, लेकिन तलवार की धार से कपड़े नहीं सिए जाते। जरनैल सिंह से डरना जरूरी है, ये बात वो लोग अच्छे से जानते हैं। पंजाब में निरंकारियों के खात्मे से ही शुरू होगी एक सच और वीरता की एक नई सोच। सच और वीरता की एक नई सोच। गुरुजी के ये लफ्ज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। पंजाब में एक नई सोच के लिए वो अपनी जान से दम पे लगाकर हम उनका साथ भी नहीं दे पा रहे थे। जरनैल जी, हमारे जरनैल जी ने सरेआम निरंकारियों को मारा, गुरुबचन सिंह की हत्या की और उसके बाद उसे वीरता और शौर्य का नाम दिया। अरे वीर तो वो है जो अपने और अपनों के हक के लिए लड़े, और जरनैल जी सिर्फ वही कर रहे थे। उन्होंने एक जत्थे पे हमला किया जिसमें कई लोग मरे और मारे गए। प्रधानमंत्री अब समझ रही थी कि वो किस आग से लड़ रही है। जरनैल जी, सतवंत, मेरी जांच की मानो ना तो एक झुंड लेके गए थे तुम्हारे जरनैल जी, एक अकेले गुरुबचन सिंह की हत्या करने के लिए। और उस कायर को तुम जैसे लोग वीर मानते हो। वीर है जरनैल जी, और प्रधानमंत्री कहाँ किसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी? कोई और उनकी जगह लोकप्रिय हो, कोई और उनकी जगह नाम कमाए, कहाँ मंजूर था ये उन्हें? तभी उन्होंने अपने असली रंग दिखाए। कैसे रहो? प्रधानमंत्री घबरा चुकी थी। खबरें फैल रही थी कि इंदिरा गांधी का हाथ है भिंडरावाले के सर पे, ताकि वो पंजाब में वापस आ सके। इसके करके भिंडरावाले जी पंजाब में जो मर्जी कर सकते थे, जो मन में आए वो। पंजाब अब बदल रहा। हरमन, ये क्या हुआ? ये चोट कैसी? वो मैं रिक्शा से गिर गई थी। हरमन, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग गई। एक अंगरक्षक हूं मैं, सब समझ में आता है कौन सी चोट गिरने से और कौन सी पिटने से। भाई जी सच्ची, वो कुछ लोगों ने बोला कि जत्थे में शामिल हो गए। हरमन, तुझे कितनी बार बोला है तू इन सब के लिए छोटी है। देख, पंजाब अब बदल रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अब कॉलेज ना जाए। मगर भाई जी, हरमन बस, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। मगर भाई जी, पंजाब बदल रहा है। आप क्यों नहीं चाहते कि मैं इस बदलाव का हिस्सा बनूं? आप क्यों नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हूं? मैं भी तो पंजाब का भला चाहती हूँ, आप भी तो पंजाब का भला चाहते, या फिर आपने भी इंदिरा गांधी का नाम? हरमन बस, मैं इंदिरा गांधी का अंगरक्षक हूँ, यानी उनका सेवक, और जरनैल जी को मैं तहे दिल से मानता हूँ, यानी उनका भक्त। अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर जरनैल जी को पैसों की या किसी और चीज की जरूरत हुई तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मगर एक खून खराबा मेरे बस की बात नहीं है। इससे बेहतर यही होगा हम इनसे दूरी बना के रखें, और तुम भी। भाई जी, मेरा कॉलेज। बस हरमन, अब तो दिल्ली चलेगी मेरे साथ। जब तक ये सब शांत नहीं हो जाता
तू वहीं रहेगी। मैं बेबी को बोलता हूँ कि तैयारी करे, कल सुबह की ट्रेन से हम निकलेंगे, और जाके तू भी अपना सामान बांध ले। अच्छा सुन, जी भाई जी। जाने से पहले अपने घाव साफ कर लियो, बेबी खाने का परेशान होगी। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कह के बुलाऊं, सतवंत या फिर गुरु सतवंत। उस समय मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं किस तरफ हूँ। सेवक और भक्त के बीच में फंसा रह गया था मैं, और अपनी बहन को सबका हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। सतवंत, जो काम तुम अपनी बहन को नहीं करने देना चाहते थे, आज वही काम खुद करके खुद को तुम वीर मान रहे हो। धीरे धीरे मेरे लिए समझना आसान हो गया था कि ये खेल किसका है और कैसा है। खेल? कैसा खेल? और ये खेल कौन रहा था? सबसे जितना ही भागोगे उतना ही वो तुम्हारे पीछे आएगा। एक जगह गुरु जी को यकीन था कि वो पंजाब में एक नई सोच लाएंगे, और दूसरी तरफ मैडम साहिबा ने उनका यकीन तोड़ने की पूरी साजिश कर दी। नमस्ते मैडम। अरे सरस्वती, आओ बैठो, हम तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। मैडम, ये झिझक बोलो सरस्वती, हम सुन रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है, संजय की मृत्यु के बाद हम तुम्हें ही अपना हितैषी मानते हैं। यही तो दिक्कत की बात है मैडम साहिबा। पंजाब में हो रहे इस अपराध में अब हम भी भागीदार बन चुके हैं। आपको तो पता ही है कि जरनैल और उसके लोग मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, सरेआम लोगों को मार रहे हैं। पंजाब केसरी की मालिक की हत्या कर दी, गुरुबचन सिंह जी की हत्या कर दी। कभी कभी डर लगता है मैडम साहिबा कि पंजाब में अगर जरनैल के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो वो खुद उस आवाज को अपने जूतों के नीचे कुचलकर मार देगा। मगर हम किसी के पैरों के नीचे नहीं आने वाले हैं सरस्वती, हमें पता है। माफ कीजिएगा मैडम, हम आजकल इस सोच में इतना खो चुके हैं कि अब हमें भी नहीं पता कि इसके आगे क्या होगा। आपका मोहरा तड़ी पार कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो वो वजीर भी बन सकता है। जरनैल के बढ़ते हुए कदम और बढ़ते हुए अपराध दिल्ली की कुर्सी तक आ चुके हैं, जिसके कारण आपकी कुर्सी खतरे में है मैडम। तुमने आज पहली बार हमारी बात को बीच में काटा है सरस्वती। माफ कीजिएगा मैडम, मगर हम आजकल एक चिंता में हैं कि कांग्रेस एक दलदल में फंस चुकी है, और बिना संजय जी के ऐसा लगता है कि हम दिन पे दिन इस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। हमें बस एक ही चीज की चिंता है कि अगर आज हम इस दलदल से बाहर नहीं निकले तो कहीं इसी में फंसे ना रह जाएं। तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि तुम्हें हम पर विश्वास ही नहीं है। नहीं मैडम, हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम केवल ये कह रहे थे कि अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो जनता को हम पर भरोसा कैसे होगा। हम नहीं चाहते कि संजय की कमी कांग्रेस को खले। क्या मतलब है आपका सरस्वती? मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी को सलाह दिया करते थे, और अब तुम हमें। तुम्हारी सलाह के कारण ही तो इंदिरा आज इंदिरा गांधी है। हम कांग्रेस के मनोबल को नहीं तोड़ेंगे। वक्त आ गया है अपनी बोई हुई फसल को काटने का। मतलब जरनैल के नाम का अरेस्ट वारंट निकालना, और वारंट निकालने से पहले जरनैल को बोलो कि वो खुद ही सरेंडर करे। अगर वो ऐसा करता है तो हम आश्वासन देते हैं, इलेक्शन होते ही हम उसे वहां से निकाल लेंगे। पंजाब और बाकी राज्यों में जितने भी लोग इंदिरा वाले के समर्थक थे उन्हें गिरफ्तार कर, और जरूरत पड़े तो खून भी बहा। जनता को केवल ये विश्वास हो जाना चाहिए कि इंदिरा गांधी सच के साथ। मगर मैडम, अगर जरनैल ने सरेंडर करने से मना कर दिया तो? सरस्वती, तुमने ही कहा था ना कि अगर मोहरा तड़ी पार करेगा तो वजीर भी बन सकता है। लेकिन ये शतरंज का खेल हमारा है। मोहरा अगर आगे बढ़ेगा ही नहीं तो तड़ी पार कैसे करेगा? फैसला हो चुका है। तुम DIG साहब को कॉल करो और उनको बोलो कि वो जल्द से जल्द इन सबका इंतजाम करें। इंदिरा गांधी ने फिर कई पैंतरे लगाए, गुरु जी को अरेस्ट करने की काफी कोशिश करी, मगर पुलिस हर बार नाकामयाब रही। हर बार गुरु जी वहां से निकले, मगर सरकार कहाँ है कि रुकने वाली। इसके बाद उन्होंने हमारे कई अमृत प्रचार और टकसाल के कागज राख कर दिए थे। तो तुम लोगों ने सरेआम 2 लोगों को मारा, उसके बाद तुम खुद सरकार से मदद और कानून से नरमी की इच्छा रखते हो। ये कहाँ का इंसाफ है सतवंत? ना इंसाफ तो हमारे साथ हुई वकील साहब। जब हमारे वो अमृत प्रचार, हमारे वो टकसाल के कागज चले, इंदिरा वाले तभी समझ गए थे कि ये अब दिल्ली तक पहुंचेगी। क्या खून मतलब? का बदला खून से लिया जाएगा। शनिवार का दिन था, अमृतसर की ओर जा रही एक बस में पिंडरा वाले जी और कई लोगों ने हमला किया, जिसमें उन्होंने कुछ हिंदुओं को मार गिराया। अकाली दल अब हमारा साथ दे रहा था। अब हम
सिखों के लिए अकेले नहीं थे। इस देश ने हमें दिया ही क्या है सतवंत? आए दिन हमारी कौम का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। हमारे लोगों को मारते हैं, उनको जला देते हैं, यहाँ तक हमारे कागजात तक जला दिए। मगर गुरुजी, ये जो सरेआम हिंदुओं को मारना, आखिर वो लोग भी तो हमारे भाई हैं। भाई? और वो लोग जब हमें अपना भाई नहीं मानते तो हम उन लोगों को अपना भाई क्यों माने? असली भाई सिख है, वो है जो हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ मरते हैं, और आज उन्हीं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। मगर गुरुजी, आप ही बताइए, हम करें तो करें क्या? इंदिरा गांधी ने आपके पीछे पुलिस लगा दी है, हम चैन से निकल नहीं सकते, चैन से सांस नहीं ले सकते। यहाँ तक कि आपके अरेस्ट का वारंट तक निकल चुका है, कोई नहीं रहा हमारे साथ। जिसके साथ सच्चे बादशाह होते हैं ना, वो किसी से नहीं डरते। सरकार को कुर्सी का नशा है, और वो नशा मुझे अच्छे से उतारना आता है। लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि स्वर्ण मंदिर पहुंचे। खालिस्तान की शुरुआत वहीं से होगी। खालिस्तान? हाँ, एक ऐसा मुल्क जहां खालसा की हुकूमत हो और फैसला भी सच्चे बादशाह का हो। पंजाब में देश दुनिया के सारे सिख एक साथ मिलकर रहे, और ये हिंदुओं को बोले यहां से बोरिया बिस्तर बांधे और निकल जाए। गुरुजी बताइए, इसमें मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? इस कहानी में कई किरदार है सतवंत, और जब तुम्हारे किरदार की जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें इस कहानी में शामिल करूंगा। जी गुरुजी, सत श्री अकाल। गुरुजी ने ना सिर्फ स्वर्ण मंदिर पर बल्कि अकाल तख्त पर भी कब्जा कर लिया था। अकाल तख्त हमारे धर्म का सबसे ऊंचा स्थान है। वो ये दर्शाता है कि हमारे गुरु की जगह किसी भी बादशाह से ऊपर है। हर सदी के औरंगजेबों और तुगलकों के लिए है जो सियासत के नाम पे खून बहाते हैं। अलग देश, मगर अपने भाई और धर्म। हमारे भाई वो लोग थे जो अपने ही देश में रह के अपने ही हक के लिए लड़ रहे थे। अपना देश सतवंत, हम हिंदुस्तान में रहते हुए यही देश है हमारा, मेरा और तुम्हारा। बताइए जब वकील साहब, अगर यही हमारा देश है तो हम सिखों के साथ नाइंसाफी क्यों? अरे लेकिन उस बस में हथियारों के साथ घुसना गैर कानूनी था। और कानून इंदिरा गांधी की जेब में। तभी तो वो फैसला हुआ ना। कौन सा फैसला? ऑपरेशन ब्लू स्टार का याद ही होगा आपको। अरे हाँ, वही ना जिसमें सैन्य मंदिर में हमला हुआ था और कई आतंकवादी मारे गए थे। हाँ, वो बंदूकधारी ही आपके आतंकवादी थे ना। मगर वो कुर्सी में बैठी प्रधानमंत्री आपको आतंकवादी नहीं लगी, तो इस लगी आतंक की आग में भी अपनी सियासत की रोटी सेक रही थी। अरे लेकिन ऐसा भी क्या ही कर दिया इंदिरा गांधी जी ने? पंजाब में चल रहे इस विद्रोह से इंदिरा गांधी घबरा चुकी थी। स्वर्ण मंदिर से रोज प्रचार भेजा जाता, मंदिर के अंदर एक बार जो भी आ गया उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। इंदिरा गांधी ने कई बार कोशिश की, मगर हर बार ईंट का जवाब पत्थर से मिला। माहौल ऐसा बन चुका था कि अब इंदिरा गांधी ने दगाबाजी की राह पकड़ ली। मैडम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुश्किल घड़ी में ये फैसला लेना जरूरी है। मगर मैडम, वो जगह सिखों का सबसे बड़ा धर्म स्थान है। अगर वहाँ हमारे सैनिक जूते पहनकर घुसेंगे तो उनके धर्म का अपमान होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। इलेक्शन सर पर है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो पंजाब में मर रहे हिंदुओं के साथ यही होता रहेगा, और इससे हमें इलेक्शन में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जितने दिन वो लोग उस जगह पे हथियारों के साथ रहेंगे, उतने ही दिन तक खतरा बढ़ेगा और हम उतने ही कमजोर देखे जाएंगे। मगर मैडम, इसी देश में दंगे भी हो सकते हैं और फिर आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मैडम, मैं भारत माँ की बेटी, आज जिंदा हूँ, कल नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी खून की एक एक बूंद से ये देश बढ़ेगा और सींचेगा। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं और इसका कोई और जवाब नहीं। और बहुत सारे तरीके हैं मैडम, बंदूक से मारना कहाँ का इंसाफ होगा, और इससे कई मासूम लोगों की जान भी जाएगी। किसी बड़ी इमारत को गिराने से पहले उसकी आसपास की इमारतों को हानि पहुंचती है, कोलैटरल डैमेज कहते हैं इसे। हम इस तरह चुनावों में खतरा मंडराते हुए नहीं देख सकते। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए जनरल से बात कीजिए, सेना तैयार कीजिए, उनसे बोले कि उन्हें स्वर्ण मंदिर में दाखिल होना है और सैन्य कार्रवाई को अंजाम देना है तब तक जब तक भिंद्रावाला मर ना जाए। इसके अलावा ना तो कोई रहम और ना तो कोई गलती बख्शी जाए। और इस ऑपरेशन को नाम दें ऑपरेशन ब्लू स्टार।
जर्नैल जी, जर्नैल जी उठिए, जर्नैल जी, जर्नैल जी उठिए, उठिए जर्नैल जी। अरे कोई है, कोई है? हरमन, उठ हरमन, हरमन उठ, उठ हरमन, मेरे हरमन, मुझे माफ कर दे हरमन। अरे कुर्सी का दलालो, क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था इन मासूमों ने तुम्हारा? अरे वो तो उसके सवारी मत्था देखने आई थी, क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? चलना दो तुम सब, चलना, कोई तो मदद करो, वाहिगुरु जी कृपा करो। सिर्फ वाहिगुरु कृपा नहीं करेंगे सतवंत। जर्नैल जी, जर्नैल जी आप यहाँ, जर्नैल जी देखिए इन सियासतदानों ने क्या किया। कोई मासूम नहीं छोड़े, हमारा काम तक इनकी गोली के आगे कुछ नहीं रहा। जर्नैल जी देख रहा हूँ सतवंत, लेकिन मैं अब सिर्फ और सिर्फ एक सोच बनकर रह गया हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। यही मौका है तुम्हारे वीर बनने का। उठो सतवंत, उठो सतवंत। देखो इन लोगों को, चेहरे देखो इन लोगों के। अरे क्या गलती थी इन लोगों की? सिर्फ अपने गुरु से ही तो मिलने आए थे, लेकिन इन सियासतदारों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जी करता है अपने इन्हीं हाथों से उस इंदिरा गांधी को मार डालूं, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के जा चुकी है। अब तुम्हारे लोगों को, इन लोगों को, तुम्हारे गुरु को मुक्ति सिर्फ एक और एक तरीके से ही मिल सकती है, इंदिरा गांधी के मौत से। मगर जर्नैल जी, मैं तो एक मामूली सा अंगरक्षक हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ? राजा का हाथी अगर पागल हो जाए तो वो राजा को भी नहीं छोड़ेगा। इंदिरा गांधी के सबसे ज्यादा साथ तुम रहते हो और इसी बात का तुम्हें फायदा उठाना है। एक अंगरक्षक को भक्षक बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपने गुरु के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अकाल तख्त के लिए मार सतवंत, मार सतवंत, मार सतवंत, मार सतवंत, मार। गर्व है मुझे खुद पे। वाहिगुरु से कृपा करता हूँ कि मुझे अगर एक इंसान की जिंदगी दे तो एक वीर की मौत दे। अगर मेरी एक मौत से एक दुष्ट समाप्त हो तो कोई परवाह नहीं मुझे, क्योंकि खून का बदला खून है, खून का बदला खून है, खून का बदला खून है। स्वर्ण मंदिर में वो सही नहीं था, वो वाजिब नहीं था। इंदिरा गांधी दुष्ट थी, लेकिन क्या तुमने देखा उसके बाद क्या हुआ? अरे हिंदुओं ने सरेआम सिखों को मारा। सिख तो वो जो इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी जान दे। सिख वो जिसके सड़क पे होने से सड़क पे चलती हर लड़की खुद को महफूज मानती है। लेकिन तुम जैसे लोगों ने तो सिखों की परिभाषा ही बदल दी। सतवंत, उन मासूमों, उन निरंकारियों जिनको तुमने जर्नैल सिंह के कहने में मार दिया, क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उनके परिवार नहीं था? क्या उनकी बीवी नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? अरे क्या उनकी मां नहीं थी जो आज भी उनका घर आने का इंतजार कर रही होगी? सतवंत, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे सिख। अरे दुख तो इस बात का है जो दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाते फिर रहे हैं। ना तो उन्होंने खुद कुरान शरीफ पढ़ा है, ना गीता, ना ही गुरु ग्रंथ साहिब। आपके बदले आप इस देश को अंदर बना देंगे सतवंत। तुम्हारे बाद कितने ही लोग
कितने लोग खुद को ये काम करते हुए वीर मानेंगे? कितने हिंदू सोचेंगे कि सिखों को मारना उनका धर्म है, और कितने सिख सोचेंगे कि हिंदुओं को मारना उनका धर्म है? सतवंत, सिख वो नहीं जो जरनैल सिंह ने तुम्हें सिखाया। सिख तो वो है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने से पहले इंसान बनना सीखो। सतवंत, सियासत और आतंक में फर्क बहुत ही कम है, लेकिन फैसला हमें करना है कि हम इन दोनों के बीच में ना आए। सही कहा वकील साहब ने। आंख के बदले आंख इस देश को अंधा कर देगी। गुरबानी में भी लिखा है कि एक कायर पे अत्याचार करना धर्म नहीं। आज मैं हर उस सिख से, हर उस हिंदू से, हर उस माँ से, हर उस बेटे से माफी मांगता हूं कि आज मेरी एक गलती से मेरी पगड़ी पे ये दाग लगा है, क्योंकि मैं सियासत और आतंक में फर्क नहीं कर पाया। अंत में मैं इतना ही बोलूंगा, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। अरे ये देश मेरा है, मेरे भाई बहनों का है, चाहे वो सिख हो, हिंदू या मुसलमान।